पिगलेट्स अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करते थे। वक्त आ गया था कि वो अब घर छोड़कर अपनी जिंदगी खुद गुजारे। उनकी माँ ने उन तीनों को अपने पास बुलाया। मेरे बच्चों, अब वक्त आ गया है कि तुम दुनिया देखो, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। भूलना मत, तुम चाहे जो भी करो उसे पूरे दिल से करना। ये जिंदगी गुजारने का सबसे सही तरीका है। थोड़ी सी उदासी और थोड़े से गुस्से के साथ अपनी माँ से मिलके तीनों पिगलेट्स निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक जमीन मिली जहाँ वो अपने घर बना सकते थे। सबसे छोटे पिगलेट ने घास से अपना घर बनाने का सोचा। उसे लगा फटाफट आसानी से ये घर बन जाएगा तो खेलने के लिए बहुत वक्त मिलेगा। छोटे पिगलेट का घर एक दिन में बनके तैयार हो गया। उसने अपने भाइयों को ये बोला, देखो मेरा घर बन गया। बड़े पिगलेट ने घर देख के बोला, अरे ये घर तो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, हम भेड़िए से कैसे बचेंगे? छोटे ने बड़े की बात को दरगुजर कर दिया। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। दूसरे पिगलेट ने अपना घर लकड़ी से बनाने का सोचा। जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके वो अपने काम से जुड़ा रहा। तीसरे दिन पिगलेट का घर बन गया। ये घर घास वाले घर से तो ज्यादा मजबूत था। बड़े पिगलेट ने उसके घर को देख के बोला, तुमने बड़ी मेहनत से बनाया है इसे, बहुत खूबसूरत भी है। क्या हम इस घर में भेड़िए से बच पाएंगे? पिगलेट ने बोला, बिल्कुल मजबूत है, फिक्र क्यों करते हो? बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। जब दोनों पिगलेट अपने अपने घर में मजे कर रहे थे तो सबसे बड़ा पिगलेट अपना घर बनाने में मसरूफ था। वो ईंट और पत्थरों से अपना घर बना रहा था। बाकी दोनों को लग रहा था वो बेकार में ही इतनी मेहनत कर रहा था। वो बस खेल कूद के वक्त गुजार रहे थे। जब हमारी तरह झटपट घर बन सकते हैं तो इतनी मेहनत क्यों? कितना डरता है ये। बड़े पिगलेट ने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। पूरे 7 दिन लग के उसने अपना घर बहुत ही खूबसूरत और मजबूत बनाया। अगले ही दिन एक भूखा भेड़िया उनके इलाके में आया। उसे घास का घर दिखा तो वो रुक गया। छोटा पिगलेट सोफे पे बैठकर आराम कर रहा था। भेड़िए ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा घर मजबूत है। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से फूंक मारी और घर टूट गया। पर छोटा पिगलेट जैसे तैसे भाग निकला और भागता हुआ अपने भाई के घर जा पहुंचा। उसके दरवाजा खटखटाते ही उसके भाई ने दरवाजा खोला और छोटा पिगलेट अंदर छुप गया। जल्दी बंद करो दरवाजा, भेड़िया आ जाएगा। घबराओ मत, वो इस घर में नहीं आ सकता। तभी भेड़िया वहां पहुंचा और उसने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। कुछ नहीं कर सकते तुम। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से फूंक मारी और घर फिर से टूट गया। जैसे तैसे दोनों भाई वहां से निकल के बड़े भाई के घर पहुंचे। भाई, भेड़िया पीछे पड़ा है, हम क्या करें? बड़े पिगलेट ने उन्हें भरोसा दिलाया, परेशान मत हो, भेड़िया अंदर नहीं आएगा। थोड़ी देर में वो भूखा भेड़िया यहाँ भी आ पहुंचा। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है।
अगर तुमने भी दरवाजा नहीं खोला तो 2-4 फूंक से तुम्हारा भी घर तोड़ दूंगा। कोशिश भी मत करना, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। भेड़िए ने गुस्से से अपने मुंह से फूंक मारना शुरू करी, पर वो घर हिला भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भेड़िया एक ईंट भी नहीं हिला पाया। बहुत थक जाने के बाद उसने एक तरकीब सोची। घर के ऊपर एक चिमनी थी। भेड़िया उस पे चढ़ने लगा। उसे चढ़ता हुआ देखकर उसे अंदर आने से रोकने के लिए बड़े पिगलेट ने फायरप्लेस में आग लगा दी और एक पानी का बर्तन उस पे रख दिया। भेड़िया चिमनी के ऊपर पहुंचा और नीचे जाने लगा और सीधे उबलते हुए पानी में गिर गया। अरे बचाओ, मैं जल गया। भेड़िए को हरा के पिगलेट्स खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। तीनों भाई अगले दिन अपनी कहानी सुनाने के लिए अपनी माँ के पास गए। छोटा पिगलेट सबसे पहले बोला, आपने सही कहा था, जो भी काम करो पूरे दिल से करो, दिल लगा के करो तो कामयाबी मिलेगी। उस दिन से छोटे पिगलेट और उसके भाई ने सुस्ती छोड़ दी और बड़े भाई की तरह मेहनत करने लगे और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। एक जमाने का जिक्र है, जंगल में एक छोटे से घर में मदर गोट और उनके प्यारे लिटिल गोट्स मौज मस्ती से रहा करते थे। लिटिल गोट्स बहुत प्यारे लगते थे, बिल्कुल खिलौनों जैसे। सभी माओं की तरह मदर गोट अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो सभी जंगली जानवरों से अपने बच्चों को दूर रखती थी। एक दिन खाने की तलाश में बाहर जाने से पहले उन्होंने लिटिल गोट्स को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूँ, कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। अगर भेड़िया आ गया तो वो हम सबको खा जाएगा। वो भेष बदल के तुम्हें खाना चाहेगा। पर हम उसे पहचानेंगे कैसे? भेड़िए की आवाज भारी है और मेरी पतली। जब भी मोटी आवाज आए तो समझ जाना कि वही है। ये बोलते ही मदर गोट निकलने लगी। फिर उनको कुछ और याद आया। उन्होंने मुड़ के बोला, एक और बात, भेड़िए के पैर काले हैं और मेरे सफेद। तुम ये देख के भी पहचान जाना। आप परेशान मत हो माँ, हम संभाल लेंगे। मम्मी, वी लव यू। मदर गोट ने अपने सभी बच्चों को एक एक करके चूमा और फिर जंगल की तरफ निकल पड़ी। भेड़िया सब कुछ देख रहा था। मदर गोट के जाने के बाद वो थोड़ा और रुका। फिर वो उनके घर पे पहुंच के दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारे लिए मम्मी खाना लेके आई है। पर लिटिल गोट्स ने उस भेड़िए की आवाज फौरन से पहचान ली और उन्होंने चिल्लाकर बोला, तुम हमारी मम्मी नहीं हो। उनकी आवाज बहुत प्यारी और मीठी है। तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते भेड़िए। भेड़िए को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि वो लिटिल गोट्स को खा नहीं पाया, तो उसने एक चौक का पीस खा लिया। अब उसकी आवाज थोड़ी मीठी हो गई थी। वो वापस उनके घर गया और दरवाजे को खटखटाने लगा। अब की बार भेड़िए ने अपनी मीठी आवाज में बात की, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। इस बार ये मीठी आवाज सुन के लिटिल गोट्स को लगा कि ये आवाज उनकी मम्मी की ही है। वो दरवाजा खोलने ही वाले थे, इतने में एक गोट चिल्लाई, पहले दरवाजे के नीचे से पैर देखते हैं। जब उन्होंने देखा तो भेड़िए के काले पैर दिखे।
सभी चिल्लाए। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, मम्मी के पैर सफेद हैं। तुम्हारे पैर काले हैं, तुम भेड़िए हो। अपने गुस्से को काबू में रख के भेड़िया वहाँ से चला गया और अब वो बेकरी आ गया। बेकर भेड़िए को देखकर थोड़ा सा हैरान हुआ। मैं भी इंसानों की तरह हो गया हूँ, अब से पेस्ट्री खाऊंगा। थोड़ा सा आटा मिलेगा क्या? भेड़िया बेकरी से आटा लेकर निकल गया। घर के पास उसने आटा अपने पैरों पर लगा दिया और उसके पैर सफेद हो गए। अब तीसरी बार चालाक भेड़िए ने दरवाजे पर नॉक किया। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। पहले पैर दिखाओ ताकि हमें पता चले कि तुम कौन हो। भेड़िए ने उन्हें आटे से सने हुए अपने पैर दिखाए। जब लिटिल गोट्स ने सफेद पैर देखे, उन्होंने ये समझा कि ये उनकी मम्मी ही हैं और दरवाजा खोल दिया। फिर क्या, उनके सामने था खूंखार भेड़िया। लिटिल गोट्स घबराए, डरे और चिल्लाने लगे। अपनी जान बचाओ, भागो, बचाओ, बचाओ। एक बच्चा टेबल के नीचे छुपा, दूसरा बिस्तर में और तीसरा चिमनी के अंदर गया। चौथा किचन में जा छुपा, पांचवा अलमारी में जा बैठा और छठा पर्दे के पीछे और सातवां घड़ी के अंदर। पर भेड़िया चालाक था और सबको एक एक करके पकड़ लिया। रुको, इधर आओ, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। रुको। सिर्फ घड़ी में छुपने वाले को वो पकड़ नहीं पाया। उसका पेट भर चुका था, इसलिए वो कुछ सोचे बगैर वहाँ से निकल गया। वहाँ एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ भेड़िया आराम से एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी ही देर में मदर गोट घर पहुंची। दरवाजा खुला देखकर वो समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरे बच्चे! घर में आते ही वो घबरा गई। सारा फर्नीचर गिरा हुआ था, पर्दे फटे हुए थे, बिस्तर बिगड़ा हुआ था, तकिया और चादर यहाँ वहाँ पड़े थे। मदर गोट अपने बच्चों को कहीं नहीं ढूंढ पाई। एक एक करके सबके नाम भी पुकारे पर कोई नहीं मिला। फिर सातवें बच्चे का नाम पुकारा तो एक आवाज आई, मैं घड़ी के अंदर हूँ मम्मी। मदर गोट भागते हुए उस घड़ी तक पहुंची और वहां से अपने बच्चे को निकाल के गले लगाया। लिटिल गोट ने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। भेड़िया आया था भेष बदल के, हमें लगा कि आप हो। वो मेरे सारे भाइयों को खा गया। मदर गोट को बहुत बुरा लगा। वो बहुत रोई। अपने बच्चे को लेकर अपने सिर्फ एक बच्चे के साथ वो घर से बाहर निकली। तभी उनको भेड़िया सोया हुआ दिखा। वो इतने जोर से खर्राटे ले रहा था कि पेड़ के पत्ते भी हिल रहे थे। मदर गोट ने थोड़ी देर भेड़िए को देखा। उसने देखा कि उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा था। या अल्लाह, लगता है कि मेरे बच्चे उसके पेट के अंदर जिंदा हैं। उसने एक तरकीब सोची। घर से मेरे लिए एक सुई धागा और कैंची लेके आओ। लिटिल गोट घर जाने लगा तो मदर गोट ने 6 बड़े पत्थर इकट्ठे किए। थोड़ी देर में लिटिल गोट सुई, धागा और कैंची लेकर पहुंचा। मदर गोट ने भेड़िए का पेट काटा। उसे ऊपर ही अपना एक बच्चा दिखा और बाकी भी एक एक कर बाहर आने लगे।
सभी सही सलामत थे। मदर गोट बेहद खुश थी। सभी बच्चों ने मदर गोट को हक किया। मम्मी, 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 मम्मी। सभी बच्चे बहुत खुश थे। मेरे बच्चों, तुम सब ठीक हो ना? मदर गोट ने भेड़िए के अंदर सारे पत्थर डाल दिए। फिर उन्होंने उसके पेट को सुई धागे से सी दिया। भेड़िया इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। भेड़िया जब जागा और वो खड़ा हुआ तो उसका पेट दर्द कर रहा था। उसे लगा कि कई सारे लिटिल गोट्स की वजह से उसे दर्द हो रहा है। उसे प्यास लगने लगी। वो नदी के किनारे पानी पीने चला गया। चलते वक्त पेट में पत्थर टकराने लगे। पेट इतना भारी और भरा हुआ क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है मैंने पत्थर खा लिए हों। वो पानी पीने के लिए झुका। पत्थरों के वजन की वजह से वो पानी में गिर गया। बचाओ, बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, कोई बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ मुझे। वो बहुत चिल्लाया पर कोई नहीं आया। पत्थरों के वजन की वजह से वो पानी में डूब गया। मदर गोट और लिटिल गोट्स ने जब ये देखा तो वो पानी की तरफ भागते हुए आए। भेड़िया डूब गया, भेड़िया डूब गया, भेड़िया डूब गया। सभी मिलके कूदने लगे। उस दिन से मदर गोट्स और सातों लिटिल गोट्स की जिंदगी बहुत आराम और सुकून से गुजरी। जंगल में एक खूबसूरत लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। जब भी वो घर छोड़कर जाती थी, वो अपना रेड कैप पहनती थी जो कि उसकी दादी ने बनाया था। इसीलिए सब उसको लिटिल रेड राइडिंग हुड कहा करते थे। एक नए दिन किचन में जब उसकी माँ खाना बना रही थी, लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी अम्मी के पास आ गई। अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। आज नया साल है। क्या दादी माँ आज रात हमारे साथ चलेंगी? दादी माँ बीमार हैं बेटी, आज रात वो शायद नहीं आ पाएंगी। मैं उनके लिए कुछ कुकीज बना रही थी। क्या मैं दादी माँ को कुकीज दे आऊँ? नहीं बेटी, बाहर बहुत सर्दी है, तुम यहीं रुको, मैं देके आ जाऊंगी। उनको कुछ जड़ी बूटियाँ देनी है जिससे वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाएंगी। प्लीज मम्मा, प्लीज, आपको बहुत काम करने हैं, मैं जल्दी से होके आ जाऊंगी। ठीक है, पर गर्म कपड़े पहनो। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपने जूते और रेड हैट पहना। उसने वो बास्केट उठाई जो कि उसकी माँ ने बनाई थी और वहाँ से चली गई। जंगल का रास्ता मत खोना और अंधेरा होने से पहले आ जाना। ठीक है। बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी। पूरा जंगल बर्फ से भरा हुआ था। लिटिल रेड राइडिंग हुड जंगल में बड़ी खुशी खुशी जा रही थी। जंगल की गहराइयों में एक शिकारी रहा करता था। वो एक भेड़िए को ढूंढना चाहता था जो कि गांव के घरों में घुस जाता था। आज इतनी सर्दी की रात में तुम्हारे लिए निकला हूँ। आज मैं तुम्हें पकड़ के ही छोड़ूंगा और गांव वालों को एक सरप्राइज दूंगा। सभी गांव वालों को डराकर भेड़िया जंगल में अपने शिकार के लिए निकला था। मुझे ये बर्फ पसंद नहीं, कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता। दूसरी तरफ लिटिल रेड राइडिंग हुड अपने रास्ते पर जा रही थी। उसने जंगल में एक हिरन के बच्चे को देखा जो कांप रहा था। हिरन के बच्चे को बहुत सर्दी लग रही थी। अरे हिरन, तुम्हें तो बहुत सर्दी लग रही है। लिटिल रेड राइडिंग हुड हिरन के बच्चे के पास जाकर उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने वो देखा तो वो वहाँ से चली गई। अरे रुको, मत जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने हिरन के बच्चे का पीछा करना शुरू कर दिया। हिरन का बच्चा लिटिल रेड राइडिंग हुड से बहुत तेज था। देखते ही देखते वो गायब हो गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने
उस हिरन के बच्चे का पीछा करना जारी रखा, लेकिन अब उसको ढूंढना नामुमकिन था। उसने इधर उधर देखा और उसने देखा कि वो जंगल के ऐसे कोने पर है जहां पर वो कभी नहीं गई। बर्फ की वजह से वो नहीं जान पाई कि वो पहले कहाँ थी। उसने अपने पैरों के निशान से पीछे जाने का रास्ता ढूंढा। वो पीछा करती गई, लेकिन कुछ देर बाद वो भी गायब हो गए। और उसी वक्त लिटिल रेड राइडिंग हुड जोर जोर से रोने लगी। अब मैं क्या करूंगी? सुनो, मदद करो। कोई है यहाँ पे मदद करने वाला? कोई तो सुन लो। किसी ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि वो ही भेड़िया था। मदद करो, कोई है यहाँ पे मदद करने वाला? भेड़िया वहाँ गया जहाँ से वो आवाज आ रही थी, और आते ही उसने लिटिल रेड राइडिंग हुड को देखा। बगैर उसे डराए वो उसके पास आया। अपनी आंखों के सामने भेड़िए को देखकर वो बहुत डर गई और वो जोर जोर से चीखने लगी। मदद करो, भेड़िया यहाँ मेरे सामने है, मदद करो। शोर मत करो, शोर मत करो। मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया। मैं तुम्हारी आवाज सुन के तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने सोचा कि वो उसका बुरा नहीं चाहता, तो उसने चीखना बंद कर दिया। अब मुझे बताओ, तुम इतनी सर्दी में यहाँ कर क्या रही हो? मैं अपनी दादी के लिए कुकीज लेके जा रही थी। ओह, इस सन्नाटे में तो कोई नहीं रहता। तुम मुझे बताओ, तुम्हारी दादी कहाँ रहती हैं? लिटिल रेड राइडिंग हुड ये नहीं बताना चाहती थी कि उसकी दादी कहाँ रहती हैं, क्योंकि उसे भेड़िए पर अभी भी यकीन नहीं था। मैं दादी का घर यहाँ से देख के नहीं बता सकती। अगर आप मुझे जंगल के रास्ते में ले जाएंगे तो मैं वहाँ से बता सकती हूँ। अच्छा, तो चलो मेरे पीछे आ जाओ। और फिर भेड़िया आगे आगे चलता रहा और लिटिल रेड राइडिंग हुड उसके पीछे पीछे। लेकिन भेड़िए ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया हुआ था। एक बार इस लड़की की दादी का घर पता चल जाए, फिर मैं इस लड़की को और फिर उसकी दादी को खा जाऊंगा। अब पता चला मैं कितना चालाक हूँ। कुछ देर गुजरने के बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड और भेड़िए को उनका रास्ता मिल गया। चलो, हम आ गए। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी दादी का घर कहाँ है? लिटिल रेड राइडिंग हुड बस ये चाहती थी कि वो किसी भी तरीके से इस भेड़िए से जान छुड़ाए और अपनी दादी के पास जाए। शुक्रिया, अब मैं यहाँ से आगे जा सकती हूँ। घर अब ज्यादा दूर नहीं है, वो इस रास्ते में पड़ने वाला आखिरी घर और है। उसी वक्त लिटिल रेड राइडिंग हुड ये जान गई थी कि उसने गलती कर दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वाकई? भेड़िए ने अपना मुंह खोला, लिटिल रेड राइडिंग हुड के करीब आया, लेकिन बिल्कुल उसी वक्त गोली की आवाज सुनते ही भेड़िया जल्दी से भाग गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड की जान छूटी और वो जल्दी से दादी के घर की तरफ जाने लगी। दूसरी तरफ शिकारी अभी भी भेड़िए का इंतजार कर रहा था। उसने भेड़िए के पैरों के निशान बर्फ पर देखे। मैं जानता हूँ तुम यहीं हो। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। बड़े लंबे सफर के बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के घर आ पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया और उसकी दादी की आवाज अंदर से आई। दरवाजा खुला है मेरी प्यारी बेटी, अंदर आ जाओ। अपनी दादी की आवाज सुनकर लिटिल रेड राइडिंग हुड थोड़ा परेशान हो गई। ये आवाज दादी माँ की तो नहीं लग रही। शायद उनकी तबीयत खराब है, इस वजह से ऐसी आवाज आ रही लिटिल है। रेड राइडिंग हुड ने दरवाजा खोला और अंदर आ गई।
सारी लाइट्स बंद थीं। अंधेरे कमरे में सिर्फ उसकी दादी अपने बेड पर लेटी हुई थी, एक बड़ा सा ब्लैंकेट ओढ़कर। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए बेटी। क्या लाई हो मेरे लिए? अम्मी ने कुछ कुकीज बनाकर भेजे हैं आपके लिए। उन्होंने बताया कि आपकी तबीयत खराब है और आप आज रात आ नहीं सकेंगी। हाँ मेरी बेटी ठीक कह रही हो। जरा मेरे करीब आओ ताकि मैं तुम्हें देख सकूं बेटा। लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के बेड के करीब आई, लेकिन उसे बहुत अजीब लग रहा था। करीब आ जाओ मेरी प्यारी बच्ची, मेरे और करीब आ जाओ। लिटिल रेड राइडिंग हुड अब अपनी दादी से सिर्फ एक कदम की दूरी पर थी। उसकी दादी बहुत ही अजीब दिख रही थी। दादी माँ, क्या हुआ? आपके कान इतने बड़े क्यों लग रहे हैं? ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह सुन सकूं। और आपकी आंखें क्यों इतनी बड़ी हैं? ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह देख सकूं बेटा। और आपके हाथ क्यों इतने बड़े हैं? ताकि मैं तुम्हें गले से लगा सकूं बेटा। दांत? आपके दांत इतने बड़े क्यों हो गए? ताकि मैं तुम्हें खा सकूं बेटा। अचानक उसकी दादी के बेड से भेड़िया निकला और उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगा। इधर आ जाओ, अब तुम कहीं भी नहीं भाग सकती। लिटिल रेड राइडिंग हुड घर से बाहर निकली और भागने लगी, लेकिन तेज भागने वाला भेड़िया उसे पकड़ने ही वाला था। जैसे ही वो कूदकर उसे पकड़ने वाला था, उसने देखा कि उसका पैर फंस गया और अचानक उसने देखा कि वो एक पेड़ पर लटका हुआ है। जब लिटिल रेड राइडिंग हुड रुकी और उसने देखा कि भेड़िया एक जाल में बंद हो गया और वो जल्दी से उसके पास गई। बताओ बुरे भेड़िए, तुमने मेरी दादी माँ के साथ क्या किया है? वो कहाँ है? वो अब तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लिटिल रेड राइडिंग हुड को एक आवाज आई और उसने देखा कि एक शिकारी उसके पास आ रहा है। तुम्हारी दादी बिल्कुल महफूज है बेटी। जैसे ही मुझे पता चला तुम्हारी दादी बीमार है, मैं फौरन उनकी मदद के लिए यहाँ पहुँच गया। और इस भेड़िए की तो मुझे बहुत पहले से तलाश थी। ये सबको नुकसान पहुँचाता है। पूरा भेड़िया ये सबसे पहले मेरी दादी के घर पे गया, फिर उसने मेरी दादी के कपड़े पहने और मेरी दादी बनने की कोशिश की। चलो पहले तुम्हारी दादी के पास चलते हैं और इसको यहीं लटकने देते हैं। मैं सुबह आकर इसकी खबर लूंगा। और फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड और शिकारी वहाँ गए जहाँ पर उसकी दादी थी। भेड़िया पीछे से चीखा, ए रुको, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ यहाँ पे। अब रात हो चुकी थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड, उसकी दादी और शिकारी उसके घर की तरफ आ पहुँचे। उसकी अम्मी घर के सामने उसका इंतजार कर रही थी। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई। मेरी प्यारी बेटी, तुम कहाँ थी? अरे अम्मी, आप भी बताएं कि क्या हुआ है। मैं आपको सब बताती हूँ अम्मी, मगर पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आपकी बात नहीं सुनी और मैं जंगल का रास्ता भूल गई। मैं अब से आपकी बात हमेशा मानूंगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड, उसकी अम्मी, उसकी दादी और शिकारी बहुत मजे करने लगे। गाते हुए, नाचते हुए, खाते हुए अपनी रात मना रहे थे। दूसरी तरफ भेड़िए के लिए ये नए साल की सबसे बुरी रात थी। ऐसी रात उसने कभी नहीं मनाई थी।